Good morning everyone. Welcome back. So today let's do revision of chapter 9 registration. In this chapter we are going to cover total 9 sections. Section 22 persons liable for registration. Section 24 compulsory registration in certain cases. Section 23 persons not liable for registration. Section 25 procedure for registration. Section 26 deemed registration. Section 27 special provisions relating to CTP, casual taxable person and non-resident taxable person means NRTP. Section 28 amendment of registration. Section 29 cancellation of registration, and finally section 30 revocation of cancellation of registration. So total 9 sections. Chapter is easy? Yes. कॉम्प्लेक्सिटी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो लेट स्टार्ट विथ सेक्शन 22 पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. सबसे पहले सब सेक्शन 1. सब सेक्शन 1 बेसिकली गिव थ्रेशोल्ड लिमिट टू द सप्लायर. क्या है थ्रेशोल्ड लिमिट? एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 20 लाख रुपीज, देन सप्लायर नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन. एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमने चैप्टर 1 के अंदर देख ली थी, तो आपने अच्छी तरह से वो समझ ली होगी. ओके, क्या इंक्लूजन है, क्या एक्सक्लूजन है, प्लीज रिकलेक्ट दैट. तो एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर इफ इट इज एक्सीड 20 लाख रुपीज, देन सप्लायर नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन. So supplier need to take registration. Now where he need to take registration? Because remember aggregate turnover हम लोग कैसे देखते हैं? पैन इंडिया बेसिस पे, करेक्ट? देखते कि नहीं देखते? पैन इंडिया बेसिस पे, परमानेंट अकाउंट नंबर के बेसिस पे. पैन इंडिया मतलब एंटायर इंडिया, और परमानेंट अकाउंट नंबर जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर इश्यू किया गया है. So if supplier turnover exceed, aggregate turnover exceed 20 lakh rupees, then he need to take registration. From where he makes a taxable supply of goods or services or both. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए सप्लायर की एक शॉप है, वो महाराष्ट्र में है, दूसरी गुजरात में है, तीसरी एमपी के अंदर है और चौथी हरियाणा के अंदर है. ये 4 शॉप्स है, 1 2 3 4. उसका एग्रीगेट टर्नओवर इज एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज. तो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ठीक है, सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. अब कहां कहां से लेगा? सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है? टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फ्रॉम वेयर ही मेक्स. तो एग्जाम्पल के अंदर हम लोग एज्यूम करते हैं कि महाराष्ट्र से वो टैक्सेबल कर रहा है सप्लाई, गुजरात से भी टैक्सेबल कर रहा है, एमपी से भी टैक्सेबल कर रहा है एंड एग्जम भी कर रहा है, टैक्सेबल एंड एग्जम दोनों कर रहा है, और हरियाणा से केवल वो एग्जम सप्लाई कर रहा है. तो अब क्वेश्चन आता है कि उसको क्या चारों स्टेट में लेना पड़ेगा कि एक ही स्टेट में, कि 3 में, कि 2 में? तो जहां जहां से सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है? वेयर ही मेक्स ए टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ. तो टैक्सेबल सप्लाई वो कहां कहां से कर रहा है? महाराष्ट्र से कर रहा है, गुजरात से कर रहा है, एमपी से टैक्सेबल भी कर रहा है, एग्जाम भी कर रहा है, लेकिन टैक्सेबल कर रहा है ना, तो यहां भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. केवल हरियाणा में उसको लेने की जरूरत नहीं है. क्यों? गवर्नमेंट को कुछ टैक्स मिलेगा क्या अगर वो रजिस्ट्रेशन लेता है? तो क्या वो टैक्स पे करेगा अगर वो हरियाणा में रजिस्ट्रेशन ले रहा है? नहीं करेगा. तो क्यों कंप्लाइंसेस बर्डन उसका बढ़ाने का, और गवर्नमेंट का भी फिर चेकिंग की कॉस्ट इनका करनी पड़ेगी. तो इसलिए यहां लेने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी में उसको लेना पड़ेगा. प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ from any of the special category states, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceed 10 lakh rupees. तो अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में
उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां से वो सप्लाई कर रहा है, जो टैक्सेबल सप्लाई है, तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 10 लाख रुपीज। नाउ जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, जो हमने आर्टिकल 279 ए के अंदर देखा था, सब क्लोज जी ऑफ क्लोज 4 के अंदर, ये सब है जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। लेकिन मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ने एमएमएनटी ने 10 लाख की लिमिट रखी है। तो बाकी लोगों के लिए क्या? नीचे प्रोविजो देखिए, नीचे प्रोविजो में क्या लिखा हुआ है, जो सेकंड प्रोविजो, हम लोग इसको कैसे देखते हैं, ये फर्स्ट प्रोविजो है, अब ये सेकंड प्रोविजो है ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द गवर्नमेंट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, यानी जीएसटी काउंसिल, एनहांस द एग्रीगेट टर्नओवर रेफर टू इन फर्स्ट प्रोविजो। फर्स्ट प्रोविजो ये है, ये सेकंड प्रोविजो है। फ्रॉम 10 लाख रुपीज टू सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज में बी नोटिफाइड। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट को ये ऑप्शन दिया गया है कि वो चाहे तो जो 10 लाख की लिमिट है उसको इंक्रीज कर सकती है 20 लाख तक। तो इसीलिए जो अभी हमने देखा स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो ये है, लेकिन केवल एमएमएनटी के मामले में टर्नओवर लिमिट क्या है 10 लाख, बाकी के लिए क्या है 20 लाख रुपए। ठीक है, बाकी के लिए क्या है 20 लाख रुपए। तो ये ऑप्शन स्टेट को दिया गया। अगर स्टेट बोलेगा नहीं मेरे को 10 लाख रखने हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट के मामले में, तो 10 लाख रहेगी, अदरवाइज इट इज गोइंग टू इंक्रीज टू 20 लाख रुपीज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डैम। इसके अलावा ये एक नया अमेंडमेंट है, प्रोवाइडेड, जो थर्ड प्रोविजन इन्होंने इंसर्ट किया है, ये देखते क्या है, प्रोवाइडेड आल्सो दैट द गवर्नमेंट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए स्टेट and on the recommendation of the council enhance the aggregate turnover from 20 lakh rupees to such amount not exceeding 40 lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods subject to such condition and limitation as may be notified। तो थर्ड प्रोविजन जो गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया है, जो नवंबर 20 के लिए अमेंडमेंट है, इसमें स्टेट को ये रिकमेंडेशन देने का पावर दिया गया है कि भाई वो चाहे तो ये जो 20 लाख रुपीज की लिमिट है उसको वो बोल सकते कि इंक्रीज करे, कहां तक 40 लाख रुपीज तक। लेकिन ये जो इंक्रीज होगी वो किसके लिए होगी, केवल उसी सप्लायर के लिए होगी who is engaged exclusively in the supply of goods। Remember, when the term exclusive is used, it means 100%, not even 99.99%। तो लेट मी टेक एग्जांपल, मान लीजिए किसी सप्लायर का 36 लाख का टर्नओवर है, 35,99,999 उसका टर्नओवर गुड्स से है, और केवल जो ₹1 का टर्नओवर है वो सर्विसेज से है। तो क्या वो एक्सक्लूसिव सप्लायर होगा? नहीं होगा। क्या वो 40 लाख की लिमिट के मतलब वो 40 लाख की लिमिट उसके लिए एप्लीकेबल होगी? द आंसर इज नो। एक्सक्लूसिव मीन्स 100%, नॉट इवन 99.99%। तो उसके लिए 20 लाख की लिमिट ही होगी। अगर वो एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स है तो 40 लाख रुपीज। अब ये पहले गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू, पहले भी ये अमेंडमेंट था, ऐसा नहीं कि ये नया है, लेकिन ये पहले नोटिफिकेशन में उन्होंने इश्यू किया था लास्ट ईयर। ओके, अब उन्होंने इसको एक्ट के अंदर प्रोवाइड कर दिया, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22, उसमें थर्ड प्रोविजन उन्होंने इंसर्ट किया। इसमें उन्होंने एक अच्छा काम किया, उन्होंने इसके अलावा एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया है इस थर्ड प्रोविजन के बाद में, जो कहता है कि अगर पर्सन shall be considered to be engaged exclusive in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposit, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount। यानी कि मान लीजिए एक प्रोविजन स्टोर है जो एक्सक्लूसिवली बेसिकली सप्लायर ऑफ गुड्स है, उसके बाद कुछ एक्सेस फंड है जिसको उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, या तो हो सकता है उसका सेविंग अकाउंट हो या उसने फिक्स डिपॉजिट ओपन की और उसको इंटरेस्ट मिला,
अब ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, बट रिमेंबर इट इज एग्जम्प्ट। चैप्टर 4 के अंदर हमने देखा ना एग्जम्प्ट की नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 के अंदर। तो अगर उसको इंटरेस्ट इनकम हुई है तो ये सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, करेक्ट। तो क्या वो एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स रहेगा? ऑब्वियसली नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली कैन नॉट एंजॉय 40 लाख लिमिट, करेक्ट। तो आपको नहीं लगता ये उसके साथ थोड़ा ज़्यादा हार्श हो जाएगा? तो गवर्नमेंट ने भी ये बात समझा कि भाई हो सकता है व्यापारी है, घुस के अंदर डील करता है। अब बैंक से इंटरेस्ट आना तो मामूली बात है, 1 रुपये का भी इंटरेस्ट आ गया तो आप बोलोगे ये एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, ही कैन नॉट एंजॉय इंक्रीज लिमिट ऑफ 40 लाख रुपीज। तो गवर्नमेंट ने ये एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया कि अगर इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, तो भी वो एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स माना जाएगा, मतलब कि ही कैन एंजॉय इंक्रीज थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख। तो बेसिकली थ्रेशोल्ड लिमिट क्या क्या हुई? 10 लाख, 20 लाख एंड 40 लाख, ठीक है। 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट जिन्होंने ऑप्ट किया 10 लाख रुपीज के लिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में थे कुछ स्टेट ने 20 लाख के लिए ऑप्ट किया है, तो 20 लाख तो कॉमन लिमिट है, ओके। 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट के मामले में, और एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स के मामले में 40 लाख जहां स्टेट ने वो ऑप्ट किया। तो सारे स्टेट के अंदर ये 40 लाख की लिमिट नहीं है। जो स्टेट ने बोला ठीक है एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स आई एम गोइंग टू गिव देम बेनिफिट अप टू 40 लाख रुपीज, ओके। तो ये मैंने बुक के अंदर आप देखोगे कि ये टेबल है, उसके अंदर आप ये क्लियरली देख सकते हो कि थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स 10 लाख के ब्रैकेट में कौन है, 20 लाख के ब्रैकेट में कौन है, और बाकी सब 40 लाख के ब्रैकेट में। रिमेंबर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, आपको ये ध्यान रखना अगर इंटरेस्ट इनकम आती है तो भी वो एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स होगा। लेकिन अगर उसने और कोई सर्विस प्रोवाइड की, जैसे मान लीजिए प्रोविजन स्टोर ने डिलीवरी, होम डिलीवरी प्रोवाइड की, उसके लिए 40 रुपये 50 रुपये ले लिए एक बंदे से, तो वो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं रहेगा, उसकी लिमिट 40 लाख नहीं रहेगी। ये एप्लीकेबल नहीं होगा इन केस ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 एंड पर्सन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और सच रजिस्टर पर्सन हु इंटेंड टू कंटिन्यू विद देयर रजिस्ट्रेशन अंडर द सेड एक्ट। कोई बोलता नहीं मेरे को एनहांस जो लिमिट हुई है वो नहीं चाहिए, क्योंकि ये पिछले साल ही एनहांस की गई और अब तो ये अमेंडमेंट के थ्रू बेसिकली इंसर्ट किया गया है एक्सप्लेनेशन। वो बोलता है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो कंटिन्यू करना चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन, तो ओके ही इज मोस्ट वेलकम। गवर्नमेंट को टैक्स मिलना है, गवर्नमेंट को क्या नुकसान होना है। इसके अलावा बाकी लोगों के लिए इंक्लूडिंग सप्लायर ऑफ आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, टबेको एंड मैन्युफैक्चर टबेको सब्सटीट्यूट, तो इनके लिए अगर मान लीजिए कोई सप्लायर ऑफ आइसक्रीम, अब आप बोलोगे आइसक्रीम तो गुड्स है सर, तो उसको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, उसके लिए 20 लाख रुपीज या 10 लाख रुपीज। एमएमएनटी के मामले में 10 लाख, बाकी के मामले में अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी 20 लाख। दिस इंक्लूड सर्विसेज आल्सो, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो अंडर कंपोजिशन स्कीम, ये मैंने आपके रिवीजन के लिए वापस डाला है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1A, सॉरी सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 2A इज बेसिकली 50 लाख रुपीज, ठीक है, वो तो आपको याद ही होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर जब हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हैं तो आपने बोला 20 लाख रुपीज है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के मामले में 10 लाख रुपीज है, लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल को चेंज करो और बोलो कि सर इधर मान लीजिए मणिपुर में भी उसकी शॉप है, तो अब 20 लाख होगा कि 10 लाख होगा? अब हमको ये बताओ, आपने तो बहुत ईजी लिया, कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट लिया ही नहीं, तो अब क्या होगा? 20 लाख होगा कि 10 लाख लिमिट होगा? तो अब क्या होगा? लिमिट कम होकर 10 लाख हो जाएगी। तो अगर एग्रीगेट टर्नओवर अब 10 लाख क्रॉस करता है तो सप्लायर को जहां जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है वहां वहां उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये तो आपको मालूम है जीएसटी में स्टेट वाइड रजिस्ट्रेशन है। आपको एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना है, आईसीआई स्टडी मटेरियल में एक एग्जांपल है जो मैंने अपनी बुक में भी देके रखा है, एग्जांपल 13। दिस इज पिक्ड अप फ्रॉम
ICI study material. Uday Enterprises is engaged in supply of taxable goods in Maharashtra. It also supplies alcoholic liquor for human consumption from Nagaland. तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट नागालैंड, जहां लिमिट कितनी है 10 लाख रुपीज. ओके. इस टर्न ओवर इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर इज रुपीज 34 lakh in Maharashtra and rupees 8 lakh in Nagaland. Since Uday Enterprises is exclusively engaged in making taxable supply of goods from Maharashtra, the applicable threshold limit for obtaining registration is rupees 40 lakh. अभी मैंने आपको बोला था कि लिमिट रेड्यूस होके 10 लाख रुपीज हो जाएगी और सप्लायर को महाराष्ट्र, गुजरात, MP में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और मणिपुर में भी लेना पड़ेगा, लेकिन हरियाणा में नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि वहां से वो एग्जाम सप्लाई कर रहा है. ठीक है. तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हो गई, कम हो गई. लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये स्पेसिफिकली नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दीज आर नॉन टैक्सेबल सप्लाई. तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है नागालैंड से जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, तो लिमिट रिड्यूस नहीं होगी एंड उदय एंटरप्राइज कैन एंजॉय 40 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट. ओके. तो बेसिकली फिर उदय एंटरप्राइजेस को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. तो दिस एग्जाम्पल इज गिवन इन ICI स्टडी मटेरियल, वहां से मैंने अपनी बुक के अंदर पिकअप किया. तो ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना है. अब नॉर्मली मेरे को डाउट आता है कि सर एजेंट प्रिंसिपल, तो एग्रीगेट टर्नओवर एजेंट जब सप्लाई करता है तो उसके एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल होगा कि नहीं होगा. तो रिमेंबर इन चैप्टर 2 वी डिस्कस, जो हमने रिवीजन किया चैप्टर 2 का, हमने क्या डिस्कस किया था. इफ इनवॉइस इज इन द नेम ऑफ एजेंट देन बेसिकली पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल. तो फिर एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल होगा. सिंपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इनवॉइस एजेंट अपने नाम से इशू कर रहा है तो उसका टर्नओवर होगा ना. तो पैरा 3 शेड्यूल 1 एप्लीकेबल हो जाएगा. तो जहां पैरा 3 शेड्यूल 1 एप्लीकेबल होता है वो आपको एग्रीगेट टर्नओवर में एजेंट के शामिल करना है. अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम से इशू हो रहा है, चाहे प्रिंसिपल खुद कर रहा है या एजेंट उसके बिहाफ पे कर रहा है, तो फिर ये एजेंट के टर्नओवर में शामिल नहीं होगा, क्योंकि एजेंट क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल के नाम से इनवॉइस इशू करके दे. ऑब्वियसली कमीशन का इनवॉइस तो वो अपने नाम से इशू करेगा, लेकिन जो वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उसका जो इनवॉइस है वो अपने नाम से इशू नहीं कर रहा, प्रिंसिपल के नाम से इशू कर रहा है. इसका मतलब वो केवल डिलीवरी दे रहा है, सप्लाई नहीं कर रहा. सप्लाई कौन कर रहा, प्रिंसिपल. तो ये किसके टर्नओवर में शामिल होगा, प्रिंसिपल के. अगर एजेंट के नाम से इनवॉइस इशू हुआ है तो ही वह एजेंट के नाम से, मतलब एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल होगा. जॉब वर्क के मामले में किसमें शामिल होना चाहिए, ऑब्वियसली प्रिंसिपल. ओके. तो ये हमारा सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 कंप्लीट. सब सेक्शन 2, 3, 4 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. 2, 3, 4 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. केवल सब सेक्शन 1 ओनली गिव थ्रेशोल्ड लिमिट. ठीक है. बाकी 2, 3, 4 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. सब सेक्शन 2 every person who on the day immediately preceding the appointed day is registered or hold a license under an existing law shall be liable to be registered under this act with effect on the appointed day. यानी कि जो सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड था या एक्साइज ड्यूटी में रजिस्टर्ड था उसको GST के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है. कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, नो थ्रेशोल्ड लिमिट गिवन टू सच पर्सन. सब सेक्शन 3 बिजनेस कैरिड ऑन बाय ए टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इज ट्रांसफर. चाहे वो ट्रांसफर सक्सेशन की वजह से हुआ हो या अदरवाइज टू अनदर पर्सन एज गोइंग कंसर्न. तो जो ट्रांसफर ही है, जिसको ट्रांसफर हुआ है या सक्सेसर, उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना. रिमेंबर टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर अंडर दिस एक्ट. अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है.
टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर अंडर दिस एक्ट, ठीक है, उसका बिजनेस ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, तब जिस बंदे को ट्रांसफर हुआ है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 22, transfer pursuant to sanction of a scheme or an arrangement for amalgamation, or as the case may be demerger of two or more companies pursuant to an order of a high court tribunal, otherwise the transfer shall be liable to be registered। कब से रजिस्टर्ड होगा, रजिस्ट्रेशन उसको लेना है with effect from the date on which the ROC registrar of companies issue a certificate of incorporation giving effect to such order of the high court or tribunal। तो अमालगमेशन डीमर्जर के मामले में अगेन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कब से, ROC इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिविंग इफेक्ट टू सच ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो आपको ये याद रखना, सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख 20 लाख 40 लाख, सब सेक्शन 2 3 4 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा सेक्शन 24 अगेन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टन केसेस notwithstanding anything contained in subsection 1 of section 22। So section 24 start with notwithstanding। You people are aware notwithstanding means it is going to prevail over section 22 subsection 1। Remember I said to you at the time of discussion of section 22, मैंने क्या बोला था, section 22 subsection 1 give benefit of threshold 10 lakh rupees, 20 lakh rupees, 40 lakh rupees। Other subsections of section 22 basically compulsory registration, subsection 2, subsection 3, subsection 4। Section 24 overrule that subsection 22 subsection 1 which give benefit of threshold। Okay, so in this scenario person need to take compulsory registration। persons making any interstate taxable supply। रिमेंबर इसमें इन्होंने खास तौर पे जो टर्म यूज किया है वो है टैक्सेबल। तो इन केस ऑफ interstate taxable supply they have not written goods or services or both, so it means interstate taxable supply whether it is of goods or services or both person need to take compulsory registration। चलिए एग्जांपल लेते हैं। महाराष्ट्र में आपकी शॉप है, जयपुर के अंदर है, ये मैं लिख देता हूँ, मुंबई के अंदर है, ये आपकी जयपुर के अंदर है, एक दिल्ली के अंदर है, ओके, और एक मान लीजिए, कहाँ मानूं मैं, आप ही बता दो, चलो मैं मान लेता हूँ लखनऊ, ठीक है। तो शॉप 1 2 ये 3 ये 4, ठीक है, आपकी 4 शॉप्स है। आप लोकल सोर्सिंग करते हो और भेज देते हो, तो हम क्या देखेंगे, सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 थ्रेशोल्ड लिमिट, तो दिस पर्सन कैन एंजॉय थ्रेशोल्ड लिमिट, ओके। लेकिन अगर मान लीजिए आप मुंबई से जयपुर सप्लाई करते हो, इवन दो द सप्लाई इज ओनली ऑफ 1 रुपी, आप ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो मुंबई से जयपुर, 1 रुपए का ब्रांच स्टॉक आप ट्रांसफर कर रहे हो, देन इट इज इंटरस्टेट, you cannot enjoy threshold limit given in section 22 subsection 1, you need to compulsory take registration। हम लोग को एग्रीगेट टर्नओवर पैन इंडिया बेसिस पे देखना है, करेक्ट, लेकिन अगर इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई है, फॉरगेट अबाउट टर्नओवर, यू नीड टू कंपल्सरी टेक रजिस्ट्रेशन। 1 रुपए की भी आपने इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई की है तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए टैक्सेबल सप्लाई वर्ड यूज कर रहा है, यानी कि अगर आप मुंबई से जयपुर कोई एग्जम्प्ट गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, देन यू कैन एंजॉय थ्रेशोल्ड लिमिट गिवन इन सेक्शन 22 सबसेक्शन 1। क्लियर। अब इसमें तो इन्होंने लिखा है टैक्सेबल सप्लाई मींस गुड्स एंड सर्विसेज बोथ इंक्लूडेड,
So even if you do the taxable supply of services, you cannot enjoy threshold. बाद में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया तो ये आपको इसके साथ इंटरलिंक करना पड़ेगा 10/2017 where government said that interstate supplies of taxable services to supplier of taxable services interstate he can enjoy threshold limit given in section 22 subsection 1 10 lakh 20 lakh. Okay, so 20 lakh and special category state 10 lakh. तो सर्विसेज के लिए थ्रेशोल्ड है लेकिन गुड्स के लिए नहीं है. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई सीटीपी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. मुंबई का शॉपकीपर दिल्ली में जाके एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. लेकिन इसको भी आपको इंटरलिंक करना है. किसके साथ करना है? नोटिफिकेशन नंबर 56 2018 23 10 2018. अगर ये सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ही इज मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स और गुड्स मेड बाय द क्राफ्ट्समैन प्रेडोमिनेटली बाय हैंड. बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपको लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है. तो अगर ये सीटीपी इसके अंदर डील कर रहा है देन सीटीपी कैन एंजॉय थ्रेशोल्ड लिमिट, नो कंपल्सरी रजिस्ट्री. और यही सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है. अभी हमने डिस्कस किया ऊपर वाले क्लोज में इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई. मैंने बोला गुड्स के मामले में अगर टैक्सेबल सप्लाई है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, सर्विसेज के अंदर नहीं है क्योंकि आपको ये नोटिफिकेशन याद रखना है. ठीक है, तो सर्विसेज पीपल सप्लायर ऑफ सर्विसेज दे कैन एंजॉय द थ्रेशोल्ड लिमिट. लेकिन अगर मान लीजिए इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई है हैंडीक्राफ्ट गुड्स या इसकी, तो जैसे सीटीपी कैन एंजॉय थ्रेशोल्ड लिमिट, such supplier normal supplier can also enjoy threshold limit if he is engaged in interstate taxable supply of handicraft or goods made by the craftsman predominantly by hand even though some machinery may also be used. तो ये आपको इंटरलिंकिंग करनी है. इसका सबसे अच्छा उपाय क्या होता है, मैं नॉर्मली लेक्चर में बोलता हूँ कि आप इसके आगे नोटिंग कर लो. केवल छोटा सा आप अपना जो हार्ड कॉपी है बुक के वहाँ लिख लीजिए. तो जब आप रिवीजन करोगे इट विल बी वेरी फास्टर. पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, जिसकी रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 या सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 कंपल्सरी रजिस्ट्री. रिमेंबर रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी जो हमने चैप्टर 3 के अंदर डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया एग्जम्पशन की लिस्ट देखना है. तो लाइबिलिटी है लेकिन अगर वो एग्जम्प्ट है तो फिर उसको टैक्स पे नहीं करना, तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना. तो जिसकी एक्चुअल में लाइबिलिटी है उसको ही कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है. पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9 यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, चाहे वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर हो या फिर सेक्शन 52 टीसीएस, उसको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. तो इको दोनों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाला उबेर ओला मेक माई ट्रिप ओके ये सब हो अर्बन क्लिप या फिर अमेजन फ्लिपकार्ट हो, दोनों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. एनआरटीपी मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 whether or no separate registration registered under this act compulsory registration. Persons who are making taxable supply of goods or services or both on behalf of other taxable person whether as an agent or otherwise. तो जो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ है, ठीक है, जो एजेंट है उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है. अब इसमें आपको पैरा 3 शेड्यूल 1 याद रखना है. इसके अलावा इसमें जो इन्होंने टर्म यूज किया टैक्सेबल सप्लाई, तो अगर मान लीजिए कोई एजेंट एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है क्या? सीरियल नंबर 54, ठीक है, चैप्टर 4 के अंदर नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 पेज नंबर 83 मेरी बुक का. इसमें हमने देखा था सर्विसेज बाय एनी एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए कमीशन एजेंट और सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एग्जम्प्ट. इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर इश्यू किया 5731 2018 and they said in this circular that commission agent who is making supplies on behalf of non-taxable person agriculturist is not liable for compulsory registration under this provision. क्योंकि ये बंदा
किसके भी आप पे कर रहा है? एग्रीकल्चरिस्ट जो एग्जाम्प्ट है। और अभी हमने सीरियल नंबर भी देखा, इसको इंटरलिंक किया, तो इनका जो कमीशन होता है बोर्ड और सर्विसेज, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये भी एग्जाम्प्ट है। तो ये एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर, जो इसमें सेक्शन 24 के अंदर जो टर्म यूज किया गया इन्होंने खास तौर पर टैक्सेबल, वो भी बर्डन नहीं बढ़ाना चाहते अननेसेसरी। अगर एग्जाम्प्ट है तो वो नील रिटर्न फाइल करने वाला है, तो उसका काम बढ़ेगा, गवर्नमेंट का भी बढ़ेगा, क्योंकि वो रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसको भी कम से कम कुछ तो चेक करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर और नॉट सेपरेटेड रजिस्टर अंडर दिस, तो आईएसडी को सेपरेटेड रजिस्ट्रेशन ऐसे भी लेना पड़ता है। इको, मैंने अभी क्या बोला आपको, इको को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना, चाहे वो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 वाला इको हो या फिर सेक्शन 52 जिसके ऊपर टीसीएस की लाइबिलिटी हो वो इको हो, दोनों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। इसके अलावा जो पर्सन हु इज सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ, उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, जो इको के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या गुड्स की प्रोवाइड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। अब इसमें आपको एक खास तौर पे ध्यान रखना है, जो हमने सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर जो 3 कैटेगरी जो नोटिफाइड सर्विसेज है, अर्बन, ओला, मैंने आपको क्या बोला था चैप्टर 3 के अंदर, नहीं तो वापस जाके आप रिवीजन वीडियो देख लो। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कौन? ई कॉमर्स ऑपरेटर, और कंपलसरी वही पे करेगा, ड्राइवर को कभी पे नहीं करना। अदर दो कैटेगरी के अंदर इफ सच सर्विस प्रोवाइडर, द एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर, वो थ्रेशोल्ड लिमिट एंजॉय कर सकता है। ओके, so he can enjoy threshold limit given under section 22 subsection 1। अगर 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 वो अनरजिस्टर्ड है तो कौन पे करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर इज गोइंग टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ एक्चुअल सप्लायर एंड गोइंग टू पे द टैक्सेस, अदरवाइज सच एक्चुअल सप्लायर इज गोइंग टू पे। अब इस यहाँ जो सेक्शन 52 का मामला है, सेक्शन 52 क्या है? टीसीएस, जहां आप किसी बिहाफ, किसी एक्चुअल सप्लायर के बिहाफ पे कंसिडरेशन वसूल करते हो, तो आपको क्या करना है? टीसीएस कलेक्ट करना है, करेक्ट, जो हम लोग बाद में देखेंगे सेक्शन 52। इसमें आपको खास तौर पे क्या बात ध्यान रखनी है, वो छोटी सी बात है, ठीक है, कि जो सप्लायर है ऑफ गुड्स उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। सप्लायर ऑफ गुड्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट के थ्रू। लेकिन इधर गुड्स और सर्विसेज बहुत लिखा है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इश्यू करके ये बोला है, नोटिफिकेशन इश्यू करके ये बोला है कि जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है दे कैन एंजॉय थ्रेशोल्ड लिमिट गिवन अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 24 बोल रहा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज एज वेल, बट बाद में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इश्यू करके, नोटिफिकेशन नंबर 65/2070, उन्होंने बोला कि सर्विसेज पीपल कैन एंजॉय थ्रेशोल्ड लिमिट, लेकिन गुड्स के मामले में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है। ई कॉमर्स ऑपरेटर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वो यहाँ नहीं है, वो नीचे कवर है, मैंने गलती से पहले यहाँ टिक कर दिया था। तो एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट फोर्स अंडर सेक्शन 52, ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर, और ये भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर। लेकिन सप्लायर और गुड्स के मामले में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, लेकिन सर्विसेज पीपल कैन एंजॉय थ्रेशोल्ड इफ दे आर सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर of section 52। This is not related to section 9 subsection 5। ठीक है, OIDR compulsory registration and such other person or class of person age may be notified by the government on the recommendation of the council। okay, ISD को separate registration लेना है, and in case a person registered under GST is required to deduct tax under section 51, he is required to take separate registration for the purpose of deducting tax under section 51। Section 23, persons not liable for registration, person engaged exclusively in supplying goods or services both not liable to tax or wholly exempt from tax, non taxable supply, exempt supply, वो टैक्स तो पे करने वाले नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन लेके क्या करेंगे? जैसे मैंने बोला उनका बर्डन बच जाएगा और गवर्नमेंट का भी बर्डन बच जाएगा, इसलिए उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। बट रिमेंबर, एक्सक्लूसिवली। तो आपका पेट्रोल पंप है, 10 करोड़ की सेल है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। लेकिन आप उधर से इंजन ऑयल सप्लाई कर देते हो साल के अंदर 10 रुपए का, देन सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 यू नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन।
एक्सक्लूसिवली जहां भी टर्म यूज हो याद रखना 100%। ठीक है। एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो अगर एग्रीकल्चरिस्ट केवल जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी सप्लाई करता है, तो जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड है, बेसिकली जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड की वजह से उसको मिलते हैं, उसकी सप्लाई करता है, नो नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन, एग्जम्प्ट एनीवे। बट मान लो वो अपने खेत है उसका, ठीक है, खेत के साथ में वो क्या करता है कि एक है ना दुकान और लगा देता है। बोलता है ये रास्ते पे खेत है, कोई आते जाते बिस्किट खरीदता है, कोई कुछ और खरीदता है, चॉकलेट लेता है, तो अगर वो उसके अंदर ट्रेडिंग करने लग गया तो उसको फिर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 थ्रेशोल्ड। इफ ही इज एक्सक्लूसिवली डीलिंग इन एग्रीकल्चर इज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, नो नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन। स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो सेक्शन 23 भी गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहा है कि भाई वो चाहे तो नोटिफाई कर सकती है। अगर वो नोटिफाई करते हैं तो उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, और यहाँ जो नोटिफाई करेगी सेक्शन 24 में उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो बेसिकली दोनों सेक्शन गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहे हैं। अब ये हमने डिस्कस कर लिया इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। सेक्शन 24 बोल रहा है कि भाई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, सर्विसेज सप्लाई वाला दे कैन एंजॉय थ्रेशोल्ड। अब जो सप्लायर है, जो बेसिकली सप्लाई कर रहा है, जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी, जैसे जीटी है जिसने ऑप्ट किया है रिवर्स चार्ज के लिए, बेसिकली ही इज नॉट गोइंग टू पे टैक्स एज ए फॉरवर्ड चार्ज, तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना है? क्या नहीं लेना, क्योंकि जो भी वो सप्लाई करेगा रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, तो इसलिए इसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो पर्सन ओनली एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल टोटल टैक्स ऑन विच इज लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज पेज, नो नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन। Job worker engaged in making interstate supply of services exempt from obtaining registration except engage in ज्वेलरी बिजनेस। तो जॉब वर्कर के लिए भी गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड लिमिट दी है, लेकिन वो बोले अगर ज्वेलरी बिजनेस में तो नो थ्रेशोल्ड मीन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन जो जॉब वर्क से स्पेसिफिकली है, वो 49/2017 को इशू किया, जब बेसिकली जो भी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना था। बाद में गवर्नमेंट ने 13/10/2017 को जितने भी सर्विसेज है उन सबको बोला कि जो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है कि तुम लोग सब लोग ही थ्रेशोल्ड लिमिट एंजॉय कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये नोटिफिकेशन अगर हम लोग अप्लाई करें तो ज्वेलरी बिजनेस वाले भी एंजॉय कर सकते हैं थ्रेशोल्ड। ये मैंने आपको ले समझा ही दिया। ठीक है। ये हमने सीटीपी का भी डिस्कशन कर लिया, ये भी डिस्कशन कर लिया कि दे कैन एंजॉय थ्रेशोल्ड। अब ये सीटीपी का ये अभी हम बाद में करते हैं। और पीआईबी ने एक मतलब बेसिकली सीबीआईसी ने एक प्रेस रिलीज किया है, उसके अंदर ये बोला है कि सपोर्ट सर्विसेज टू एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और एनिमल husbandry are exempt from GST. Such exempted support services, including renting or leasing of vacant land with or without a structure incidental to its use, agriculture are also exempt from taking GST registration. तो ये उन्होंने प्रेस रिलीज इशू किया, ये हमने डिस्कस कर लिया। आपको ये एग्जाम्पल फटाफट देखने हैं जिससे कि अगर कुछ आपको डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। सेक्शन 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। So according to section 22 sub or section 24, person need to take registration। ठीक है। person is basically liable to be registered। अब उसको क्या करना है? Obviously he is going to apply। क्या टाइम पीरियड में अप्लाई करना है? तो every person who is liable to be registered under section 22 or section 24 shall apply for registration in every such state or union territory in which he is so liable within 30 days from the date on which he becomes liable to registration। तो मान लीजिए आपका 1 जुलाई को एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो आपको विद इन 30 डेज के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, या आपने 1 जुलाई को कोई रिवर्स चार्ज की सर्विस ली है, आप अनरजिस्टर्ड हो, अब आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24, तो 30 डेज के अंदर लेना है। अब कहाँ कहाँ से लेना है? जहाँ जहाँ से टैक्सेबल सप्लाई, जो मैंने आपको सेक्शन 22 के समय समझाए थे। तो मान लीजिए मुंबई, जयपुर, दिल्ली के अंदर टैक्सेबल सप्लाई करता है ये बंदा, तो यहाँ यहाँ से रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर लखनऊ के अंदर वो केवल एग्जाम सप्लाई के अंदर डील कर रहा है तो लखनऊ के अंदर लेने की जरूरत नहीं है। स्टेट वाइड रजिस्ट्रेशन है, ये तो आप लोगों को मालूम ही।
Provided that casual taxable person or NRTP shall apply for registration at least 5 days prior to the commencement of business. तो NRTP CTP को बिजनेस स्टार्ट करने के पहले अप्लाई करना है एटलीस्ट 5 days बिफोर, क्योंकि गवर्नमेंट इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। गवर्नमेंट बोलेगी अरे भाई तुम तो टेम्परेरी हो, पैसा लेके भाग जाओगे, इसलिए पहले एडवांस ये सब देके जाओ। तो इसलिए उन्होंने बोला कि वो तुम लोग तो बिजनेस स्टार्ट मत करो, पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो। Provided further that a person having a unit as defined in the SCZ Act 2005 in a SCZ or being a SCZ developer shall have to apply for a separate registration as distinct person from his place of business located outside the SCZ in the same state or union territory. अब पर्सन के पास चॉइस है जिसको रजिस्ट्रेशन लेना है। मान लीजिए मुंबई के अलावा इस बंदे के पास एक पुणे के अंदर भी शॉप है, तो पुणे मुंबई दोनों महाराष्ट्र में आते हैं, दो अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है। रिमेंबर यू नीड टू इंटरलिंक दिस विद सेक्शन 2 क्लोज 85 प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो ही इज गिवन चॉइस, ही हैज बीन गिवन चॉइस अंडर CGST एक्ट कि ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले या सिंगल रजिस्ट्रेशन ले ले। महाराष्ट्र के लिए स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर प्लेस ऑफ बिजनेस दो है तो पर्सन को चॉइस दी गई है कि वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता है या एक रजिस्ट्रेशन ले। अगर ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेता है तो ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे, जो अभी हम आगे देखेंगे। और इनके बीच में अगर कोई ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर होता है तो वो क्या होगा, सप्लाई होगा, GST अप्लाई होगा। ओके, लेकिन मान लीजिए ये एक ही रजिस्ट्रेशन लेता है महाराष्ट्र के अंदर, तो क्या होगा, आपस में जो ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर हुआ वो सप्लाई नहीं होगा और टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये चॉइस है, इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन टू अवेल सेपरेट रजिस्ट्रेशन और नॉट। लेकिन अगर मान लीजिए मुंबई के अंदर शॉप है और मुंबई के अंधेरी एरिया के अंदर एक SCZ है, वहां इसकी यूनिट है, तो इसके लिए उसको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, उसमें चॉइस नहीं है। अगर SCZ के बाहर आपकी 3 यूनिट है, 3-4 प्लेस ऑफ बिजनेस, आपकी चॉइस है, आप सेम स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लो या सिंगल रजिस्ट्रेशन लो। लेकिन अगर SCZ यूनिट अलग से है आपकी, तो उसके लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मुंबई में मान लीजिए एक दुकान SCZ के अंदर है और एक दुकान SCZ के बाहर है, तो SCZ के बाहर के वाले के लिए एक रजिस्ट्रेशन और SCZ वाले के लिए एक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और एवरी पर्सन हु मेक्स इट सप्लाई फ्रॉम ए टेरिटरी वाटर्स ऑफ इंडिया शेल ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो अगर आपको याद हो, टेरिटरी वाटर हमने डिस्कस भी किया था, तो अप टू 12 नॉटिकल माइल। तो ये बंदा अगर अप टू 12 नॉटिकल माइल है, वो कहाँ रजिस्ट्रेशन लेगा, जो भी नियरेस्ट स्टेट या यूटी होगा, वो उसका मतलब स्टेट या यूटी होगा, वहां उसको रजिस्ट्रेशन लेना। इसमें आपको चैप्टर 3 के अंदर जो क्वेश्चन हमने 150 नॉटिकल माइल का किया था, अदर यूनियन टेरिटरी, याद रखो, वो आपको करना है वापस चैप्टर 3 में खास तौर पे, ठीक है। अब पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना है, जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई करता है, SCZ के लिए अलग से लेगा, CTP NRTP पहले अप्लाई करेगा बिजनेस स्टार्ट करने के पहले। ए पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ग्रांटेड सिंगल रजिस्ट्रेशन इन ए स्टेट और यूटी, provided that a person having multiple place of business in a state or UT may be granted a separate registration for each such place of business subject to such condition as may be prescribed। Remember उसका place of business अलग अलग है, तो ही वो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता। आपकी एक शॉप है, एक जगह आप उसमें किराने का काम कर रहे हो और दूसरा उसका पार्टीशन डाल के उसी शॉप पे आपने क्या किया, रेडीमेड की दुकान भी खोल के रखे हो। आप बोलते हो कि मैं तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लूंगा, नहीं, प्लेस ऑफ बिजनेस एक है तो एक ही लेना पड़ेगा। अगर प्लेस ऑफ बिजनेस आपके सेपरेट है, अलग अलग है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 80 क्लोज 85 ऑफ CGST एक्ट, देन यू कैन टेक मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। इट इज अप टू यू टू टेक वन रजिस्ट्रेशन और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो अलग अलग होना चाहिए। A person though not liable to be registered under section 22 or section 24 may get himself registered voluntary। तो कोई का थ्रेशोल्ड, मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए का ही बिजनेस है, अब उसकी इच्छा है, सर मोदी जी के भाषण देख के मैं खुश हो गया हूँ, मेरे को देश की उन्नति में कंट्रीब्यूशन देना, तो बोलता मैं टैक्स पे करना चाहता हूँ, तो लो भाई, किसने मना किया। या ऐसा भी हो सकता है दूसरे में कि भाई आप बिड करना चाहते हो कोई टेंडर के लिए, और टेंडर की एक कंडीशन है GST रजिस्टर्ड होना, तो उस मामले में अगर आपको
वो टेंडर विन करना है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब मल्टीपल रजिस्ट्रेशन बेसिकली देन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो इसके अंदर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 25, if person has obtained more than one registration whether in one state or union territory or more than one state or union territory, they are going to be deemed as distinct person। जैसे दिल्ली के अंदर एक बंदा है मिस्टर ए, उसकी 3 शॉप है और उसने 3 रजिस्ट्रेशन लेके रखा है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको मालूम है जीएसटी वाला पेन बेस होता है, तो आप देख सकते हैं पेन 10 डिजिट, तो ये है शुरुआत के 2 दिल्ली का कोड है, ठीक है। तो ये देखिए एंटिटी नंबर 111, तो इसमें इसका मतलब इसने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है क्या? नहीं लिया, क्योंकि यहाँ जो 1 है ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन में 2 हो जाता और ये 3 हो जाता, तो इसके 3 शॉप्स है लेकिन इसने सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया। तो सच पर्सन इज एलिजिबल टू टेक मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, वाई? बिकॉज ही हैज सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। लेकिन इसने सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएगा। लेकिन ये जो मिस्टर ए है जो महाराष्ट्र में है, इसने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया, आप देखो यहाँ 1 2 3, तो ये आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन होगा। और ये जब ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर करेगा तो वो क्या होगा? सप्लाई सब्जेक्ट टू जीएसटी। ये ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर करेगा तो नहीं होगा। अब जो सब सेक्शन 5 है इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, सिक्किम यानी अलग अलग स्टेट का मैंने एग्जाम्पल लिया है। ओके, इसके अंदर देखिए, अब आप देख रहे हो पेन तो सबका सेम है लेकिन क्योंकि स्टेट कोड अलग अलग है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप ये 2 स्टेट में रजिस्टर्ड हो, एक स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं हो क्योंकि यहाँ से आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, तो क्या वो डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे? यस, वो डिस्टिंक्ट। तो पर्सन ये रजिस्टर्ड है नहीं है, डिस्टिंक्ट पर्सन। अब सब सेक्शन 6, क्योंकि जीएसटी नंबर पेन बेस है, ठीक है, तो इसलिए पेन नंबर होना कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन जो टीसीएस जिसकी लाइबिलिटी मतलब सेक्शन 24 के अंदर जिसको है ना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, तो जिसका बंदे की लाइबिलिटी टीडीएस, सॉरी सेक्शन 51 किसके लिए? टीडीएस के लिए, तो वो परमानेंट अकाउंट नंबर की जगह जो 10 नंबर होता है जो इनकम टैक्स में इश्यू होता है वो उसके बेसिस पे ले सकता है। उसके लिए परमानेंट अकाउंट नंबर होना जरूरी नहीं है। 10 नंबर जो इनकम टैक्स में दिया जाता है टीडीएस टीसीएस के लिए, उसके बेसिस पे वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है सेक्शन 51 जिसकी टीडीएस की लाइबिलिटी। अदरवाइज पैन इज कंपलसरी। अब गवर्नमेंट ने न्यू अमेंडमेंट किया है सेक्शन 25 के अंदर, और जो 4 सब सेक्शन है वो इसके अंदर इंसर्ट किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अमेंडमेंट लेक्चर देखा होगा। चलो मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि सब सेक्शन 6 से जो इंसर्ट हुआ है वो बेसिकली जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है उसके लिए है कि ही नीड टू गो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार, तो उसके पास आधार नंबर होना चाहिए। ओके, उसके बेसिस पे उसको ऑथेंटिकेट किया। तो दिस इज फॉर पर्सन हु इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और अगर मान लीजिए किसी के पास आधार नंबर नहीं है, ठीक है, आधार कार्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रेस्क्राइब ओके अल्टरनेट एंड वायबल मीन्स ऑफ आइडेंटिटी, क्लियर? ओके, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, तो ये सब सेक्शन 6A है फॉर पर्सन हु इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अभी तक इन्होंने ये जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो इन्होंने ये सब सेक्शन इंसर्ट तो कर दिया लेकिन उन्होंने ऑथेंटिकेशन स्टार्ट नहीं किया। सब सेक्शन 6B फॉर इंडिविजुअल हु इज टेकिंग न्यू रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे बंदे को अब आधार कार्ड ऑथेंटिकेट होगा तभी उसको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। आपको मालूम होगा कि जैसे इनकम टैक्स में भी चल रहा है पैन और आधार कार्ड की लिंकिंग, तो वैसे अब इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 कि जिस बंदे के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसको आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करवाना है। अगर नहीं है, मान लीजिए उसके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है, देन गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव अल्टरनेट एंड वायबल मीन्स ऑफ आइडेंटिटी। ये इन्होंने नोटिफाई कर दिया है, तो नाउ इट इज एप्लीकेबल। अब जो इंडिविजुअल के अलावा कोई पर्सन है जो रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है उसको भी आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करवाना है। वो किसका होगा? जैसे कंपनी है तो किसका होगा? पार्टनरशिप फर्म है तो किसका होगा? तो आधार नंबर ऑफ द कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, सच नंबर ऑफ पार्टनर, मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, ऑथोराइज सिग्नेटरी, इन लोगों का आधार कार्ड ऑथेंटिकेट होगा। अगर इनके पास आधार कार्ड नहीं है तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड अल्टरनेट और वायबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो अभी हम लोग रूल 9 के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये अल्टरनेट है क्या। दे ऑलरेडी नोटिफाइड
कि किसको किसको आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करवाना है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एंड कर्ता ऑफ एचयू। और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो रूल 9 हम देखेंगे। फिर 6D, जिनको आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना। तो 6A, 6B, 6C जो तीनों सब सेक्शन क्या बोल रहे हैं कि आपको आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करवाना है। ओके, और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको गवर्नमेंट अल्टरनेट एंड वायबल ऑप्शन देगी तो फॉर आइडेंटिफिकेशन। 6D इज बेसिकली सेइंग कि सच पर्सन, मतलब जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई करे उनको आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसमें नोटिफाई किया किसको ज़रूरत नहीं है। shall not apply to a person who is not a citizen of India, जैसे एनआरटीपी आता तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। और टू ए क्लास ऑफ पर्सन अदर देन द फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन लाइक, जिनके लिए तो जरूरी है तो इनके लिए जरूरी है, बाकी लोगों के लिए जरूरी नहीं है। तो रिमेंबर आपको कैसे याद करना, 6 ऑलरेडी रजिस्टर्ड, उनका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। अगर नहीं होता है, उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो अल्टरनेट वायबल ऑप्शन गवर्नमेंट इज गोइंग टू नोटिफाई। 6B इज फॉर इंडिविजुअल टेकिंग न्यू रजिस्ट्रेशन। ओके, और 6C इज एक्चुअली अदर देन इंडिविजुअल टेकिंग न्यू रजिस्ट्रेशन एंड 6D पर्सन डजंट नीड टू डू आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन। और अब आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं होता तो रूल 9 के अंदर उन्होंने अल्टरनेट एंड वायबल आइडेंटिफिकेशन ऑप्शन दिया है जो हम लोग डिस्कस। Subsection 7, notwithstanding anything contained in subsection 6, a NRTP may be granted registration under subsection 1 on the basis of such other document age may be prescribed। तो नॉर्मली मैं क्या बोलता हूँ, प्रेस्क्राइब कहाँ करते हैं गवर्नमेंट, अगर एक्ट में लिखा है तो कहाँ प्रेस्क्राइब करेगी, रूल्स के अंदर। तो रूल्स के अंदर उन्होंने क्या प्रेस्क्राइब किया है कि जो उनका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जहाँ मतलब मान लीजिए आप यूएस के हो, ठीक है, एनआरटीपी यूएस का है तो यूएस सिटीजन है, तो वहाँ का जो टैक्स डिपार्टमेंट उसको कैसे आइडेंटिफाई करता है, टिन नंबर या उसके बेसिस पे वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। सब सेक्शन 8, वेयर ए पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फेल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ही इज गोइंग टू प्रोसीड टू रजिस्टर सच पर्सन। और इंडिया में तो ऐसे बंदे काफ़ी मिलेंगे, आपके आजू बाजू में मिल जाएंगे। तो बंदे का एग्रीगेट टर्नओवर इज क्रॉसिंग द लिमिट बट ही इज नॉट टेकिंग रजिस्ट्रेशन, तो प्रॉपर ऑफिसर उसका रजिस्ट्रेशन कर देगा। Subsection 9, notwithstanding anything contained in subsection 1, any specialized agency of United Nations organization or any multilateral financial institution and organization notified under the United Nations Act, consulate or embassy of foreign countries and any other person or class of person age may be notified by the commissioner shall be granted a UIN number in such manner for such purpose, including refund of taxes on the notified supply of goods or services of both received by them age may be prescribed। तो यूएन एजेंसी है, एम्बासी क्या करेगी, आपको वीजा ये सब दे रही है, उनका काम इधर बिजनेस करना तो है नहीं, तो बट दे नीड स्टेशनरी, बाकी हाउसकीपिंग सर्विसेज भी उन्होंने ली है, तो सप्लायर तो जीएसटी चार्ज करेगा, तो उनको रिफंड दिया जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए यूआईएन नंबर देगी। एंड रिमेंबर द सच पर्सन इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 2। तो पर्सन हु इज होल्डिंग द यूआईएन नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन। और इनको यूआईएन नंबर किस लिए चाहिए, टू क्लेम द रिफंड। जो इनकी इनवर्ट सप्लाई है उसके ऊपर सप्लाई ने जीएसटी चार्ज किया तो वो उसके ऊपर रिफंड क्लेम कर सकते हैं, बट दे नीड टू अप्लाई फॉर यूआईएन नंबर। द रजिस्ट्रेशन और द यूआईएन शैल बी ग्रांटेड और रिजेक्टेड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन इन सच मैनर एंड विद इन सच पीरियड एज में भी प्रेस्क्राइब। यह भी गवर्नमेंट ने कहाँ प्रेस्क्राइब किया है, रूल्स के अंदर किया है। और उसके बाद जब सब कुछ ठीक है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देंगे। A registration or unique identity number shall be deemed to have been granted after the expiry of the period prescribed under subsection 10 if no deficiency has been communicated to the applicant within that period। तो ये अभी हम लोग रूल्स में देखने वाले हैं। सेक्शन 26, डिम रजिस्ट्रेशन। तो अगर मान लीजिए जो रजिस्ट्रेशन है या यूआईएन नंबर एचजीएसटी या यूटीजीएसटी के अंदर दिया गया है तो ये माना जाएगा वो सीजीएसटी में भी दिया गया है। अगर उधर रिजेक्ट हुआ है तो माना जाएगा यहाँ भी रिजेक्ट हुआ है। ऑब्वियसली इन एक्ट के बीच में सिंक तो होना चाहिए। सेक्शन 27, हमने देखा कि जो सीटीपी या एनआरटीपी है उनको 5 दिन पहले मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेक्शन 27, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सीटीपी एंड एनआरटीपी एज पर सेक्शन 27 सब सेक्शन 1,
Certificate of registration issued to a casual taxable person or a NRTP shall be valid for the period specified in application for registration on 90 days from the effective date of registration whichever is earlier। तो आप एग्जीबिशन के लिए जा रहे हो मुंबई से दिल्ली के प्रगति मैदान में 10 दिन के लिए, तो आप कितने दिन के लिए अप्लाई करोगे? 10 दिन के लिए। लेकिन मान लीजिए प्रगति मैदान में तो साल भर एग्जीबिशन चलती रहती है, तो आप बोलते हो मैं मैक्सिमम पीरियड के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैक्सिमम पीरियड क्या है? 90 डेज। ओके, तो 90 डेज के लिए आप अप्लाई करोगे और इसको फर्दर कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है +90। तो 90 + 90 डेज के लिए आप एनआरटीपी या सीटीपी के लिए रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, लेकिन आपको एडवांस में टैक्स भी जमा करवाना पड़ेगा। और जब आप एक्सटेंशन लोगे फर्दर 90 डेज के लिए, तो जो भी आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होगी, जो मतलब और निकलनी चाहिए पर्टिकुलर फॉर दैट 90 डेज, वो भी आपको एडवांस में जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो दीज टैक्स नीड टू बी डिपॉजिट, आपको ऑब्वियसली एस्टिमेट करना है, और वो जमा कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉनिक केस पे। तो सीटीपी एनआरटीपी को मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए मिलेगा? 180 डेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम एस्टिमेट टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं, जो इनको एडवांस में डिपॉजिट करना है, क्या उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट वो माइनस करके नेट टैक्स पे करेगा कि केवल ग्रॉस बेसिस पे करेगा? तो गवर्नमेंट ने ये क्लेरिफाई किया है, ठीक है, तो नेट बेसिस। तो आप आईटीसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद, मान लीजिए आपका ग्रोस लायबिलिटी आप एस्टिमेट कर रहे हो 100, आप बोलते हो मैं ये परचेजेस करूंगा गुड्स की, उसके ऊपर 80 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है, तो आपको 20 जमा करना है। इसके अलावा अब प्रगति मैदान में तो साल साल भर तक चलती है एग्जीबिशन, तो अब मान लीजिए मोर देन 180 डेज का आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो मैंने अभी आपको क्या बोला? सेक्शन 27 मैक्सिमम 180 डेज। पहली बार आप 90 डेज के पे अप्लाई करोगे, बाद में आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करोगे टू कमिश्नर, बट ही कैन फर्दर एक्सटेंड ओनली अप टू मैक्सिमम 90 डेज। तो 90 + 90 डेज बेसिकली 180 डेज। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एग्जीबिशन में आपको पार्टिसिपेट करना है जिसके मतलब जो ड्यूरेशन है वो मोर देन 180 डेज है, तो क्या होगा? जो सेक्शन 27 तो 180 डेज ही बोल रहा है, 90 + 90। तो सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया इसी सर्कुलर में कि बॉस सच पर्सन नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन एज ए नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, नॉट एज ए सीटीपी। सीटीपी के मामले में 180 डेज है, एनआरटीपी के मामले में भी 180 डेज है। तो ऐसे पर्सन को नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के रूप में सीटीपी को अप्लाई करना है। वो उसको रजिस्ट्रेशन किस बेसिस पे देंगे? जो उसको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा एग्जीबिशन, जो भी एग्जीबिशन करवा रहा है उससे जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसके बेसिस पे उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। और बाद में जब एग्जीबिशन कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए 270 डेज का है, तो वो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के रूप में अप्लाई करेगा। आफ्टर 270 डेज ही कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आपको जब मैं इंटरलिंकिंग कर रहा हूं तो आपको बुक में नोट भी करते जाना है। तो यहां आप सेक्शन 27 के सामने ये सर्कुलर का रेफरेंस देके लिख सकते हो। तो आप केवल एक छोटा सा सेंटेंस लिख लो, आपको समझ में आ गया, काम खत्म, जिससे आपको रिवीजन काफी इजी रहे। अब की रूल्स रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, रूल 8, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सो पर्सन इज गोइंग टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, अब कैसे अप्लाई करेगा, ये मैंने एक इधर इमेज बनाई हुई है, तो इसको अपन डायरेक्टली रेफर करते हैं। ये चार्ट देखिए आप। तो पर्सन जीएसटी आरईजी 01 के अंदर जो भी डिटेल वो फर्निश करेगा। तो पार्ट ए के अंदर सबसे पहले उसको क्या फर्निश करना है? पैन, मोबाइल, ईमेल, स्टेट। तो पैन नंबर सीबीडीटी की पोर्टल से वेरीफाई कर लेगा सीबीआईसी का सर्वर ऑटोमेटिकली। मोबाइल ईमेल कैसे होगा? ओटीपी के थ्रू। तो जैसे ही ये वेरिफिकेशन होगा उसके बाद पार्ट बी के अंदर आपको ये डिटेल फिलअप करनी है, जो भी मतलब आपके प्लेस ऑफ बिजनेस ये सब वगैरह वगैरह आप फिलअप करोगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा जीएसटी आरईजी 02 में। अब जीएसटी के अंदर जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया वो है टाइट टाइम फ्रेम। तो आपको 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर मान लीजिए प्रॉपर ऑफिसर कुछ भी क्वेरी या कुछ क्लेरिफिकेशन के लिए नोटिस इश्यू नहीं करता तो आपको ऑटोमेटिकली 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा या वो ग्रांट कर देगा। अगर वो कुछ इशू करता है कि भाई डिफेक्टिव है तुम लोग का या क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो नोटिस इशू करता है, तो आपको फिर क्या करना है? 7 दिन के अंदर जवाब देना है। अगर 7 दिन के आपने जवाब दे दिया, उसने वापस 7 दिन में कुछ नहीं किया, तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली डिम रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा या वो खुद ही अप्रूव कर देगा। ठीक है, तो इसमें टाइट टाइम फ्रेम है। तो बेसिकली
आपको मैक्सिमम हम लोग बोलते हैं कि 3+7+7, तो अगर उसने नोटिस इशू किया तो 7 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना है, उसके 7 डेज के अंदर वो अप्रूव या रिजेक्ट करेगा। तो अगर कुछ भी नहीं किया उसने तो 14 डेज के अंदर, 17 डेज के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो पीरियड हमने पढ़ा था सेक्शन 25 के अंदर, पीरियड एज प्रेस्क्राइब, तो ये पीरियड प्रेस्क्राइब किया। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन बेसिकली एक्सेप्ट टीडीएस, टीसीएस, एनआरटीपी और ओआईडीआर, उनके लिए लागू नहीं है। बेसिकली उसके लिए दूसरे फॉर्म है, बाकी लोगों को REG01 ही फिलअप करना है। ओके, आईएसडी को अलग से रजिस्ट्रेशन लेना है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन शैल बी गिवन ए टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, किस लिए दिया जाएगा? सो दैट ही कैन डिपॉजिट द मनी। और इसके अंदर अमेंडमेंट है, रूल 8 के अंदर क्या अमेंडमेंट है? द एप्लीकेंट शैल व्हाइल सबमिटिंग एन एप्लीकेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो उसने एप्लीकेशन दी रूल 8 के अंदर। रूल 9 के अंदर क्या है? वेरिफिकेशन। जो अभी हमने 3 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज है, वही डिटेल इसमें दी हुई है जो अभी हमने चार्ट के अंदर इसमें बेसिकली देखी। ठीक है, तो यही रूल 9 के अंदर है। अब रूल 8 के अंदर बोला कि आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करना है। हमने सब सेक्शन 6A, 6B, 6C ऑफ सेक्शन 25 ये पढ़ा कि भाई अगर आधार कार्ड नहीं है तो अदर अल्टरनेट और वायबल ऑप्शन गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो रूल 9 के अंदर इसलिए ये प्रोविजन इंसर्ट किया गया है, बेसिकली प्रोविजन इंसर्ट किया गया है, जिसमें बोला है कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, जिसका ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है, उस मामले में प्रॉपर ऑफिसर इज गोइंग टू डू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और ये इसको 60 डेज के अंदर करना है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा। लेकिन क्या उस मामले में फिर ये 3 डेज, 7 डेज जो टाइम फ्रेम है जो अभी हमने डिस्कस किया वो अप्लाई होगा? तो ये बोलता है नहीं, इस मामले में अप्लाई नहीं होगा। यानी आधार कार्ड ऑथेंटिकेट हुआ तब तो ये टाइम फ्रेम एप्लीकेबल होगा। अगर आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है तब क्या होगा? प्रॉपर ऑफिसर इज गोइंग टू डू द फिजिकल वेरिफिकेशन एंड आफ्टर दैट ओनली ही इज गोइंग टू ग्रांट, एंड सच वेरिफिकेशन नीड टू बी डन विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। रूल 10 इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपने एप्लीकेशन दी, ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा? दे आर गोइंग टू ग्रांट यू रजिस्ट्रेशन इन GST REG06। अगर आपने 30 डेज में अप्लाई किया है तो जब भी आप मतलब बेसिकली सपोज यू आर लायबल टू पे GST फ्रॉम 1 जुलाई, तो यू आर लायबल टू बी रजिस्टर फ्रॉम 1 जुलाई एंड यू अप्लाइड ऑन 25 जुलाई। ओके, अब उन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको 5 अगस्त को दिया, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? 1 जुलाई। लेकिन अगर आपने 30 दिन के बाद अप्लाई किया तो जब भी रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया। बैंक अकाउंट की डिटेल फर्निश करनी है विद इन 45 डेज। ओके, तो पर्सन को रजिस्ट्रेशन मिल गया, ही नीड टू फर्निश द बैंक अकाउंट डिटेल विद इन नॉट लेटर देन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द डेट ऑन विच द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 इज ड्यू टू बी फर्निश। जैसे 3B अगर आपको फर्निश करना है तो विच एवर जल लिया। ओके, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। तो अगर पर्सन के पास, मेरे से मैंने बोला मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो ही हैज बीन गिवन चॉइस दैट ही कैन अप्लाई फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन। अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन वो लेता है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। रूल 12, पर्सन लायबल टू डिडक्ट TDS और liable to collect TCS, such person is going to apply in GST REG07। रजिस्ट्रेशन तो उसको REG06 में ग्रांट होगा। अब मान लीजिए ये पर्सन रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर, उसकी लाइबिलिटी राजस्थान के अंदर है, बट ही डज नॉट हैव एनी फिजिकल प्रेजेंस इन राजस्थान, so how he can apply registration in Rajasthan? So government said in this provision, basically rule 12, that such person who does not have a physical presence, he is going to mention principal place of business। मान लीजिए उसकी दिल्ली में है जो अपने एग्जाम्पल में, तो दिल्ली का एड्रेस देगा एंड by specifying Delhi address he can apply in Rajasthan। Okay, so this is rule 12. Rule 13, NRTP registration for NRTP, he is going to apply in REG09 along with self attested copy is valid passport। अब हो सकता है कि इसके पास पैन नंबर नहीं हो, तो he can give tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the foreign government। Okay, जहाँ का वो है
it may be PAN also, and he is going to get temporary reference number for what purpose? To pay the taxes. Advance deposit he need to do, remember, so he is going to deposit the tax in advance. Rule 14, registration for OIDR. OIDR, supplier of OIDR services, he is going to apply in REG 10. Again, he is also going to get the registration certificate in REG 06. Remember, OIDR के लिए सिंप्लीफाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ओके, उनको सिंगल रजिस्ट्रेशन ही लेना है, उनको स्टेट वाइज लेने की जरूरत नहीं है। रूल 15, एक्सटेंशन इन पीरियड ऑफ ऑपरेशन बाय CTP NRTP, हमने डिस्कस किया था सेक्शन 27 के अंदर, they can apply up to period of 90 days and commissioner can further extend on their application for another 90 days, so maximum 180 days. So basically they are going to apply in GST REG 11, ओके, और जो उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया उसके लिए भी उनको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। रूल 16, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन, जो हमने सेक्शन 25 में डिस्कस किया था कि पर्सन लायबल to be registered but he is not taking registration, then proper officer is going to register him, okay, so such registration is obviously going to be temporary and within 90 days such person need to apply for registration. लेकिन ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर ऑफिसर ने उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया है लेकिन सच पर्सन इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, so natural justice prevail, so that's why he has right to appeal against such temporary registration. और अगर मान लीजिए अपील के अंदर उसके अगेंस्ट में फैसला आता है तो इन दैट सिनेरियो ही नीड टू सबमिट द एप्लीकेशन विद इन 30 डेज। रूल 17, असाइनमेंट ऑफ यूनिक आइडेंटिटी नंबर टू सर्टेन स्पेशल एंटिटीज जैसे UN एम्बासी, उनको REG 13 के अंदर एप्लीकेशन देनी है। रूल 18, डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो जो भी GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा रजिस्टर्ड पर्सन का, he need to display that in a prominent location at his principal place of business and at every additional place of business. He also need to display his GSTN on the name board, जो नेम बोर्ड होते हैं ना, साइन बोर्ड, नेम बोर्ड, उस पर भी उसको डिस्प्ले करना है GSTN नंबर, ओके, जो वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो। रूल 25, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस इन सर्टन केसेस, तो रूल 25 इज बेसिकली अमेंडेड, वाई, क्योंकि हमने रूल 9 में क्या देखा, जिसका पास आधार कार्ड नहीं है उसको अल्टरनेट मोड क्या है, बेसिकली प्रॉपर ऑफिसर इज गोइंग टू फिजिकली वेरीफाई हिज प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, देन ओनली सच पर्सन इज गोइंग टू गेट द रजिस्ट्रेशन। तो एक तो हो गया जो जिसके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है उसके लिए ये फिजिकल वेरिफिकेशन, और एक मान लीजिए किसी प्रॉपर ऑफिसर को शक है, उसने रजिस्ट्रेशन पर्सन को दे दिया है, पर्सन ने रजिस्ट्रेशन भी ले लिया, ही रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन उसको लगता है कि नहीं ये शायद हो सकता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से जो इसने एप्लीकेशन के समय दिया वहां से कोई बिजनेस नहीं करता, तो इन दैट सिनेरियो आल्सो ही कैन फिजिकली वेरीफाई, बट दिस इज आफ्टर रजिस्ट्रेशन, और जो हमने आधार कार्ड का देखा था वो रजिस्ट्रेशन के पहले की बात है, ओके, और उसके बाद वो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू अपलोड द इंफॉर्मेशन इन GST REG 30। ये फॉर्मेट है GSTN का। अब सेक्शन 28, आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, अब सेक्शन 28, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रीड विथ रूल 19, आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, और रजिस्ट्रेशन की डिटेल जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय फर्निश की उसके अंदर कुछ चेंज है, कुछ अमेंडमेंट है, तो यू नीड टू अप्लाई फॉर अमेंडमेंट विद इन 15 days of such change. If there are two types of amendment, one is core field of information amendment, so there is an amendment in core field of information. Core field of information amendment basically is legal name of business, वो change हो रहा है, address of the principal place of business or any additional place of business, addition, deletion or retirement of partners or directors, कर्ता, managing committee, board of trustee, CEO और equivalent। तब इस मामले में क्या होगा, जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे, इट इज गोइंग टू गो टू प्रॉपर ऑफिसर और वो अप्रूव या रिजेक्ट करेगा, ओके, जो भी आपने अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन दी है, सो ही इज गोइंग टू चेक दैट इफ अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, और कोर फील्ड ये है। बाकी मामलों में क्या होगा, बाकी मामलों में जैसे आपने एप्लीकेशन सबमिट की अमेंडमेंट की, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ही एक्सेप्ट कर लेगा और आपका डेटा जो भी है वो चेंज हो जाएगा, ओके। कोर फील्ड के मामले में ये एप्लीकेशन जाएगी
किसके पास, प्रॉपर ऑफिसर के पास, एंड विद इन 15 days what he is going to do, he is going to say yes or no, okay, और ही में से नहीं, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपसे वो रिप्लाई एक्सपेक्ट करेगा, तो आप रिप्लाई दोगे उसके 7 days के अंदर, देन ही इज गोइंग टू से यस और नो, ओके। और बैक डेट से अमेंडमेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, केवल कमिश्नर के ऑर्डर पे होगा, मतलब आपने एप्लीकेशन सबमिट किया, आपको उसकी पिछली डेट से अमेंडमेंट चाहिए, सो इफ कमिश्नर इज सेटिस्फाइड देन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन ही कैन अप्रूव। मान लीजिए कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, अब ऑब्वियसली आप टाइम पे एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाए, तो इस मामले में कमिश्नर को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि भाई इशू है, तो उस मामले में वो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पिछली की डेट से अमेंडमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। सेक्शन 29 कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, अमेंडमेंट भी करवा लिया या नहीं करवाया, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ी, अब कैंसिलेशन की बात आती है, कैंसिलेशन या सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 जहाँ रजिस्टर्ड पर्सन चाहता है कि वो कैंसिल हो जाए, तो द प्रॉपर ऑफिसर में ईदर ऑन हिज ऑन मोशन और एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और बाय हिज लीगल हायर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन कैंसल द रजिस्ट्रेशन, द बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड, transfer fully or any reason including that of the proprietor amalgamated with other entity, demerge or otherwise dispose of। आपने अपनी एंटिटी ट्रांसफर कर दी, तो ट्रांसफर ने न्यू रजिस्ट्रेशन लिया, हमने देखा वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, करेक्ट, सेक्शन 22 में देखा था ना। अब जो एंटिटी मतलब जो बिजनेस आपने ट्रांसफर कर दिया उसका आपका खुद का भी रजिस्ट्रेशन था, उसको बाद में आप क्या करोगे, कैंसिल करवा दोगे। देयर इज एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस or the taxable person other than the registered person under section 25 subsection 3 who has taken voluntary registration is no longer liable to be registered under section 22 or 24। तो अंडर सेक्शन 22 मान लीजिए सब सेक्शन 1 आपका एग्रीगेट टर्नओवर कम हो गया, आपको रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू नहीं करना है, तो यू कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। या सेक्शन 24 जैसे आपने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लिया था बिकॉज यू वर डूइंग इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन अब आपने कॉल लिया कि भाई मेरा इतना बिजनेस तो है नहीं, उससे ज़्यादा मेरी जीएसटी की लायबिलिटी, तो बेटर मैं इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करूँ, तो ऑब्वियसली देन यू कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन। तो सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 बेसिकली प्रॉपर ऑफिसर को या तो रजिस्टर्ड पर्सन एप्लीकेशन दे या उसको लगे जैसे डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, इस मामले में रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। ओके, अब जब रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की बात आती है तो प्रोसीजर कंप्लीट होने में टाइम लगता है, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ही कैन सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 यहाँ ऑफिसर इज गोइंग टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, वाई, ही कैन आल्सो कैंसिल द रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट, कब, when a registered person contravene act or rules, a person paying tax under section 10, basically composition dealer, he is not furnishing return for 3 consecutive tax period, other than composition dealer he is not furnishing return for a continuous 6 months, तो इस मामले में प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसल द रजिस्ट्रेशन। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो नोटिस इश्यू करेगा, डायरेक्ट तो कैंसिलेशन नहीं होता, वो नॉर्मली इज गोइंग टू सर्व द नोटिस, तो नोटिस सर्व करता है, तो मान लीजिए वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा था, अब बंदे को नोटिस आता है तो बोलता है सर नोटिस आ गया, तो वो क्या करता है कि नोटिस का रिप्लाई देने की बजाय वो रिटर्न फर्निश कर देता, अब रिटर्न वैलिड रिटर्न फर्निश कर देता। रिमेंबर वैलिड रिटर्न की डेफिनेशन क्या है, मतलब जो भी टैक्स ड्यू थी वो भी पेमेंट हो गई है, तो अगर उसने वैलिड रिटर्न फर्निश कर दिया मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू एलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट एंड लेट फी, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, वो जो प्रोसीडिंग कर रहा है कैंसिलेशन की वो ड्रॉप कर देगा। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसा, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा मिल गया, तो कैंसिल करके उनको क्या फायदा होने वाला, कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो बंदा कंटिन्यू करेगा, सो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू गेट मोर टैक्स, so that's why such officer is going to drop the proceedings। इसके अलावा any person who has taken voluntary registration but has not commenced business within 6 months from the date of registration, उसका proper officer cancel कर सकता है, और registration has been obtained by means of fraud, willful misstatement और suppression of fact। इसके अलावा रूल 21 के अंदर भी, तो रूल 29 सब सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के अंदर इस वजह से प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा रूल 21 के अंदर भी कुछ रीजन दिए हुए हैं जिसकी वजह से प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 प्लस रूल 21,
तो रूल 21 डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस और इशू इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन violation of the provision of this act or the rules made thereunder, violation the provisions of section 171 of the act anti-profiting or the rules made thereunder and violate the provision of rule 10A. rule 10A अभी हमने क्या देखा था, बैंक डिटेल फर्निश करनी, तो उसने डिटेल ही फर्निश नहीं की, तो इन दिस सिनेरियो प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसल। तो इसके अंदर रूल 21 के अंदर ये रीजन्स है और इसके अलावा 29 सब सेक्शन 2। तो आपको दोनों को कंबाइन करके अगर कोई क्वेश्चन आए, जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर ऑफिसर कब कैंसिल कर सकता है, तो आपको सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के हिसाब से भी आंसर लिखना है, रूल 21 को भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ही कैन सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन। सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन क्या होता है, आपने मूवी के अंदर देखा होगा, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर को बोलते हैं कि भाई यू आर सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब उसको नौकरी के अंदर है, उसको निकाला नहीं है, लेकिन वो कोई अपनी ड्यूटी व्यूटी नहीं निभाएगा, ठीक है। तो उसी तरह का ये प्रोविजन है। सेक्शन 29 सब सेक्शन 3, द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन टू पे टैक्स एंड अदर ड्यूज फॉर एनी पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन। बंदा खुश होता है कि भैया मैं कैंसिल करवा दूं तो मेरे को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा पहले का भी, या प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया तो भी मेरे को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। नहीं, गवर्नमेंट टैक्स छोड़ने वाली है क्या? नहीं। तो सेक्शन 29 सब सेक्शन 3 बोलता है इससे कैंसिलेशन हो भी गया तो आपके लाइबिलिटी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सेक्शन 29 सब सेक्शन 4, HGST UTGST में कैंसिलेशन हुआ तो उसको माना जाएगा कि CGST में भी कैंसिलेशन हुआ है। सेक्शन 29 सब सेक्शन 5, रिमेंबर माई लॉजिक, अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है तो आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, कैपिटल गुड्स है जिसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, अब आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहे हो तो गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ मिलेगा? तो हमने चैप्टर 8 के अंदर रूल 44 देखा था, रूल 44, ठीक है। उसमें मैंने क्या बोला था, सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 एंड सेक्शन 29 सब सेक्शन 5। नाउ सेक्शन 29 सब सेक्शन 5 रिलेटेड टू कैंसिलेशन, तो आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। और कैपिटल गुड्स के मामले में याद रखना, मैंने आपको बताया सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 और सेक्शन 29 सब सेक्शन 5 के अंदर मंथली, बाकी सब जगह क्वार्टरली 5%, ठीक है। तो सेक्शन 29 सब सेक्शन 5 गवर्नमेंट पैसा नहीं छोड़ेगी। अब रूल 21A, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बेसिकली है क्या? तो जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन दी या प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करना चाहता है तो उस प्रोसीडिंग्स में उसके बाद टाइम लगता है, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ही कैन से कि बॉस हम लोग है ना एक काम करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देते हैं। तो वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 20, जहाँ रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई कर रहा है, जैसे मान लीजिए वो बिजनेस बंद कर रहा है, द रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑल द डेट फ्रॉम विच द कैंसिलेशन इज शॉर्ट विच इज लेटर। मान लीजिए 25 मार्च को बंदा एप्लीकेशन देता, बोलता सर 1 अप्रैल से मैं धंधा बंद कर रहा हूँ तो मेरे को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर चाहिए, तो दोनों में से जो भी पीरियड बाद में है पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 22, तो या तो 25 मार्च से या 1 अप्रैल से, जैसे वो एप्लीकेशन में दे रहा है कि सर मैं 1 अप्रैल से धंधा बंद कर रहा हूँ, तो 1 अप्रैल से विच एवर इज लेटर क्या होगा, प्रोसीडिंग होते हुए टाइम लगेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा। Where the proper officer has reason to believe that the registration of a person is liable to be cancelled under section 29 और रूल 21, जो अभी हमने देखा था सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 एंड रूल 21, तो फिर वो क्या करेगा, ही इज ऑब्वियसली गोइंग टू गिव द opportunity of being heard, natural justice prevail, and he is going to suspend the registration of such person with effect from a date of by to be determined by him pending the completion of proceeding for cancellation of registration under rule 22। अब रजिस्टर्ड पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड हो गया है अंडर सब रूल 1 और सब रूल 2, जो अभी हमने देखा इसमें सस्पेंड कर दिया है, shall not make any taxable supplies during the period of suspension and shall not be required to furnish any return। तो न तो वो टैक्सेबल सप्लाई कर सकता है न उसको रिटर्न भरने की जरूरत है। लेकिन अब टैक्सेबल सप्लाई shall not make any taxable supply, इसका मतलब क्या है? तो एक एक्सप्लेनेशन भी है इसके अंदर, उसका मतलब है shall not issue a tax invoice, यानी वो सप्लाई कर सकता है
लेकिन उसको इनवॉइस इशू, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। तो ऊपर तो ये लिखा कि वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता और रिटर्न भी उसको फर्निश करने की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। लेकिन नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया गया कि भाई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि वो टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर सकता, यानी कि सप्लाई कर सकता है, यानी कि वो सप्लाई कर सकता है। इसीलिए ये सब रूल 5 क्या बोलता है ऑफ रूल 21A दैट, ये आपको इंटरलिंक करना, वेयर एनी ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन पास, यानी रिवोक हो गया है, द प्रोविजंस ऑफ क्लोज ए ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 and section 40 in respect of the supplies made during the period of suspension and the procedure specified therein shall apply। तो उसने सप्लाई की लेकिन टैक्स इनवॉइस वो इशू नहीं कर सकता, ठीक है, तो यानी उसने सप्लाई कर दी तो बाद में इनवॉइस कब रेज करेगा। तो यही सब रूल 5 बोल रहा है कि ही इज गोइंग टू इशू देन रिवाइज टैक्स इनवॉइस। रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस, ठीक है, तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस वो इशू करेगा। एंड सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न, तो फर्स्ट रिटर्न के अंदर वो जब सस्पेंशन उसका रिवोक हो जाएगा तो फर्स्ट रिटर्न में जैसे हम लोग सारी सप्लाई दे देते हैं ना, वो सेक्शन 40 के हिसाब से सारी सप्लाई दे देते, तो ये आपको इंटरलिंक करना है, ठीक है। सब रूल 4, द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सब रूल 1 और सब रूल 2 shall be deemed to be revoked upon completion of the proceeding by the proper officer under rule 22 and such revocation shall be effective from the date on which the suspension had come into effect। सेक्शन 30, प्रॉपर ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, अब रजिस्ट्रेशन पर्सन क्या कर सकता है, ही कैन अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कितने दिन में वो अप्लाई कर सकता है, ही कैन अप्लाई विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द कैंसिलेशन हो। लेकिन मान लीजिए जो प्रॉपर ऑफिसर ने जो कैंसिल किया उसकी वजह यह है कि इसने रिटर्न विटर्न फर्निश नहीं किया, तो अप्लाई करने के पहले उसको क्या करना है, ही नीड टू make good all the defaults like filing all the pending return, making payment of all dues in terms of such returns along with interest penalty late fee, उसके बाद ही वो अप्लाई कर सकता है। अब उसने एप्लीकेशन दी, ऑब्वियसली प्रॉपर ऑफिसर हैज पावर टू ईदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट द एप्लीकेशन आफ्टर गिविंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हमेशा याद रखना नेचुरल जस्टिस प्रिवेल, फंडामेंटल राइट है पर्सन का। और अगर ये रिवोकेशन एचजीएसटी यूटीजीएसटी में किया गया है तो वो माना जाएगा कि सीजीएसटी में भी किया गया। अब रूल 23 के अंदर एक अमेंडमेंट है, पेंडिंग रिटर्न टू बी फाइल्ड बिफोर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो पेंडिंग रिटर्न नीड टू बी फाइल्ड। अब इसके हिसाब से क्या है कि मान लीजिए वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ऑल रिटर्न ड्यू टिल डेट ऑफ सच कैंसिलेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश बिफोर द एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के पहले वो फर्निश करना है, ओके। ऑल एंड ऑल रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन टिल द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, दिस नीड टू बी फर्निश विद इन 30 days। तो एप्लीकेशन के पहले तो डेट ऑफ कैंसिलेशन तक जो भी रिटर्न थे वो फाइल करना, उसके बाद रिवोकेशन की एप्लीकेशन देनी है। एंड जब रिवोकेशन हो जाता है तो ऑल रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन टिल द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके जो रिटर्न है वो 30 days में फाइल करने हैं। लेकिन मान लीजिए अगर ये जो कैंसिलेशन हुआ वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुआ है, तो जितने भी रिटर्न है वो सब 30 days में फाइल करने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ सच रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा दो सर्कुलर है, एक तो सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 9513/2019 वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन। अब हो क्या रहा था कि पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, तो इंडिया वाले तो बहुत सियाणे हैं, उन्होंने क्या किया कि भैया अच्छा है कैंसिल हुआ कोई बात नहीं, रिवोकेशन के लिए कौन अप्लाई करे सेक्शन 30 के अंदर, प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल किया, हम रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं करते, हम तो नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते। तो इसलिए सर्कुलर नंबर 9513/2019 बेसिकली सीबीआईसी ने डिपार्टमेंट ऑफिसर के लिए ये आप बोल सकते हो कि इशू किया है। उन्होंने बोला कि भाई चेक कर लो कि ऐसा तो नहीं है कि वो नया रजिस्ट्रेशन ले रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, तो रादर देन अप्लाइंग
for revocation of cancellation of registration under section 30 is applying fresh. Okay. सर्कुलर नंबर 96/14/2019। तो आईटीसी का क्या होगा इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर? तो हमने सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 के अंदर देखा था, यस पर्सन इज एलिजिबल फॉर अनयूटिलाइज आईटीसी। और इसके मामले में प्रोसीजर क्या है? पहले तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन लेगा, ओके, देन कैंसिलेशन ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन। लेकिन इन बोथ द केसेस क्या होगा? मेंशन द रीजन इज डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड उसको फाइल क्या करना? आईटीसी 02 और उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, न्यू जीएसटीएन में एक्सेप्ट करेगा और पुराने जीएसटीएन से वो ट्रांसफर होगा। ओके, देन ही कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन। Okay, so this and discussion of chapter 9 registration. Thank you very much. Bye bye. All the best.